गुड इवनिंग क्लास 12 स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब लोग स्टूडेंट्स? आई होप सब आप सब अच्छे होंगे। स्टूडेंट्स, हम कल तक एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके थे कल हम, जिसका नाम था इशू ऑफ शेयर्स। कल मैंने आपको उसकी बैलेंस शीट बनानी सिखाई थी। आज हम अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम में आता है। इसका एक क्वेश्चन 6 नंबर का कैश फ्लो स्टेटमेंट है। उस चैप्टर का नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एक आपकी बुक होती है, उसमें है ये। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट पहले हमें समझना पड़ेगा बेटे, कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। चैप्टर को समझने से, चैप्टर के न्यूमेरिकल करने से पहले हमें उसका थोड़ा सा ओवरव्यू पता होना चाहिए कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है। कैश फ्लो स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट होती है जिस स्टेटमेंट से हम पता लगाते हैं कि हमारे बिजनेस में पैसा कितना आया है और कितना गया है। देखो, अगर पैसा आता है तो हम लिखते हैं उसको प्लस में, और पैसा अगर जाता है तो सिंपली उसको लिखते हैं हम माइनस में। इसमें सिर्फ पैसा आएगा तो उसको बोलते हैं हम इनफ्लो, अगर पैसा आता है तो बोलते हैं इनफ्लो, और पैसा जाता है तो उसको बोलते हैं आउटफ्लो। ठीक है, अगर कैश का इनफ्लो हो रहा है तो प्लस, और कैश का आउटफ्लो हो रहा है तो माइनस। इसी को हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं। इसी के अराउंड हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट घूमता है। जो जो पैसा आएगा वो प्लस करते चले जाएंगे, जो जो पैसा जाएगा वो माइनस करते चले जाएंगे। देखो, लाइन इसका मीनिंग में क्या लिखा है? इट इज अ स्टेटमेंट, ये एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है। क्या शो करती है? शोइंग द चेंजेस इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस कंसर्न ड्यूरिंग द डिफरेंट इंटरवल्स ऑफ टाइम इन टर्म्स ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ये बताता है कि हमारे बिजनेस में हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन में क्या क्या चेंजेस आए हैं ड्यूरिंग द डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम। साल, देखो इसमें हम करते क्या है, इसमें हम कंपेयर करते हैं। जैसे 2016 है, 2017 है। ठीक है, इसमें तुम्हारा कैश तुमने कमाया 40,000, इसमें तुमने प्रॉफिट जनरेट किया 60,000 का। यहाँ प्रॉफिट है 40 का, यहाँ प्रॉफिट है 60 का। जो बीच का ये गैप है, तुमने 20,000 रुपये ज्यादा फालतू कमाया ना, ये प्रॉफिट तुमने एक्सेस में कमाया ना, इसको लिख सकते हो मोर प्रॉफिट। ये जो तुमने 20,000 का ज्यादा प्रॉफिट कमाया, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से हमें पता चल जाएगा हमारी कंपनी की या हमारे बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन एक साल के अंतराल में कैसी है। यहाँ पे लिखा है ना डिफरेंट इंटरवल ऑफ टाइम, तो ये समय के साथ बताता है कि 2016 में मैं कमा रहा था 40,000, 2017 में मैं कमा रहा हूँ 60,000। तो एक साल के अंतराल में मैंने 20,000 का प्रॉफिट और जनरेट कर लिया। तो ये बताता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में बताता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का मतलब वही होता है कि कैश कितना आएगा, कैश कितना जाएगा। ठीक है, एक सिंपल सी लैंग्वेज में ये एक रिटर्न स्टेटमेंट होती है जो हमें बताती है क्या, अबाउट हाउ मच कैश आउट इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम आवर बिजनेस। इसका मतलब हुआ कि कितना पैसा हमारे बिजनेस में आया। इनफ्लो का मतलब होता है आना, कि कितना पैसा हमारे बिजनेस में आया और कितना पैसा हमारे बिजनेस से गया। देखो, जो हमारे अगर पॉकेट में कोई भी हमारे पैसे पड़े हैं, जैसे हमारे पॉकेट में 1,000 रुपये पड़े हैं, हम किसी भी शॉप पे जाएंगे, कोई भी सामान खरीदेंगे, तो सामान के बदले में हमारे पास से पैसा जाएगा, और कैश फ्लो में जब भी पैसा हमारे पास से जाता है हम उसको माइनस में लिखते हैं। फिर उसमें चाहे हम एसेट परचेज कर रहे हो या लाइबिलिटी परचेज कर रहे हो, बेटे एसेट वो होते हैं जो हमें पैसा कमा कर दे सकते हैं। जैसे बिल्डिंग बनाई, हमने बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट किया, बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट करने के बाद हमने बिल्डिंग को रेंट पे दे दिया, रेंट पे देने के बाद वही बिल्डिंग हमें इनकम जनरेट करके देगी। जब रेंट आएगा तो रेंट को हम कर देंगे प्लस, क्योंकि हमें रेंट से इनकम हो रही है। ठीक है, और लाइबिलिटीज क्या होती हैं? लाइबिलिटीज हमारी वो चीज होती हैं जो हमें, हमने किसी से कुछ पैसा उधार ले रखा है और हमें उस पैसे को चुकाना है, वो हमारी लाइबिलिटी कहलाती है। ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट में बेटे हमें तीन तरीके की कैश फ्लो एक्टिविटीज पढ़नी है, तीन तरीके की। पहली तो आपकी होती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, दूसरी होती है आपकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, तीसरी होती है आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में हम डील करते हैं करंट एसेट्स, करंट लाइबिलिटीज से। किसके डील करते हैं? करंट एसेट्स, करंट एसेट्स से डील करते हैं इसमें, और करंट लाइबिलिटीज से डील करते हैं। करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटीज, इन दोनों से हम डील करते हैं। ये क्या होते हैं? इनकी
जैसे करंट एसेट है, ये हमें क्या कर सकते हैं, कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन 1 ईयर, विद इन 1 ईयर। कहने का मतलब ये होता है कि जो हमारे करंट एसेट और करंट लायबिलिटी होते हैं, ये हमें 1 साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं। हमारे करंट एसेट्स हमें कैश कमा के दे देते हैं विद इन 1 ईयर, और करंट लायबिलिटी क्या होती है, हमें करंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी होती है जो हमें शॉर्ट टर्म के टेन्योर में पे करनी होती है। जैसे कि 1 साल के अंतराल में हमें कोई लायबिलिटी पे करनी है, तो वो करंट लायबिलिटी में आएगी। ठीक है। अब दूसरा आता है तुम्हारा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। बेटा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में हम डील करते हैं, हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में डील करते हैं एंड सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, सेल एंड परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स। सेल परचेज ऑफ फिक्स एसेट का यहाँ पे मतलब हो गया कोई भी फिक्स एसेट। फिक्स एसेट वो एसेट होते हैं जो हम 3 साल या 4 साल से ज्यादा तक चलाएंगे। जैसे कि इसका एग्जांपल मैं आपको बताऊं, तो इसका एग्जांपल हो सकता है बिल्डिंग, बिल्डिंग हो जाएगा। इसका एग्जांपल हो सकता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। ठीक है। अभी मैं इसके आपको अमाउंट डालना सिखा दूंगा, कौन से आइटम प्लस में जाते हैं, कौन से आइटम माइनस में जाते हैं। पहले एक्टिविटी को समझ लेते हैं, कौन कौन सी एक्टिविटी किस किस चीज में डील करती है। इसके बाद आएगी आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी। बेटे फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है जिसमें हम फंड्स कहाँ कहाँ से हमें रेज करने हैं अपने बिजनेस को चलाने के लिए, फाइनेंसिंग एक्टिविटी वो एक्टिविटी होती है। ठीक है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम डील करते हैं इशू ऑफ शेयर्स से, इशू ऑफ शेयर्स अभी हम चैप्टर पढ़ के आए हैं। इशू ऑफ डिवेंचर, इशू ऑफ डिवेंचर का, ठीक है, इशू ऑफ डिवेंचर हुआ। दूसरा पब्लिक डिपॉजिट्स हुआ, पब्लिक डिपॉजिट्स। पब्लिक डिपॉजिट्स के बाद आपका हो गया, देखो बेसिकली तो हमें इन्हीं सोर्सेज से पैसा मिलता है। ठीक है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारी जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है, हमारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी में हम डील करते हैं कि कितना पैसा हम अपने बिजनेस में ला सकते हैं, और वो सोर्सेस कौन कौन से होंगे जिन सोर्सेस से हम पैसा ला सकते हैं। तो पहली सोर्स है आपकी शेयर्स। हम शेयर्स इशू करते हैं अपनी कंपनी के लिए। जब हम नॉर्मल जनरल पब्लिक को हम क्या करेंगे, शेयर्स इशू करेंगे, तो पब्लिक हमें पैसा देगी, हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करेगी। और जब हम डिवेंचर देंगे, कंपनी को लोन देंगे, तो कंपनी क्या करेगी, कंपनी के पास आपका पैसा आ जाएगा और कंपनी आपको एक रिटर्न डॉक्यूमेंट देगी जिसको हम बोलते हैं डिवेंचर्स। ठीक है। पब्लिक डिपॉजिट्स हम जानते ही हैं, पब्लिक आपकी फर्म के अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगी ताकि उसको कुछ रिटर्न मिल सके, तो उसको पब्लिक डिपॉजिट बोलते हैं। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्या आता है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आता है बेटे सेल परचेज ऑफ फिक्स एसेट, सेल परचेज ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है। जैसे कि ये बिल्डिंग वगैरह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इसमें हम डील करेंगे करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी में। ठीक है। इतना इसको उतारो, अभी बताते हैं। देखो अभी तक आपने ये सब समझ लिया। अभी हम समझेंगे, क्या समझेंगे हम इसमें, करंट एसेट्स के एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। तो बेटा देखो करंट एसेट्स कौन कौन से होते हैं। करंट एसेट्स में हमारे आ जाते हैं, पहला होता है हमारा डेटर्स, डेटर्स। दूसरा होता है हमारा बिल्स रिसीवेबल्स, बिल्स, बिल्स रिसीवेबल्स। बिल्स रिसीवेबल के बाद आ जाता है हमारा ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल के बाद आ जाता है हमारा स्टॉक, स्टॉक के बाद आ जाता है हमारा इन्वेंट्री, इन्वेंटरी, इन्वेंट्री के बाद आ जाता है हमारा प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है। ये पोर्शन हमारा किसका होता है, करंट एसेट्स का। डेटर्स कौन होते हैं, डेटर्स वो होते हैं जिनको हमने मतलब मैंने जैसे किसी व्यक्ति को पैसा उधार दिया है, किसी भी बंदे को मैंने पैसा उधार दिया है, मतलब उसका नाम हो गया एक्स, नाम रख सकते हैं उसका। उसको जो मैंने पैसा उधार दिया है, मुझे वो पैसा कुछ समय के बाद रिटर्न करेगा। जो पैसा वो मुझे कुछ समय के बाद रिटर्न करेगा, उसका मैं नाम, इस बंदे का जो नाम है ना एक्स, अपनी बुक्स में मैं इसका नाम लिखूंगा एक्स और ब्रैकेट में लिखूंगा डेटर। इसका हिंदी में मीनिंग होता है देनदार। देनदार का मतलब होता है जो बंदा हमें पैसा देगा। ठीक है।
दूसरा होता है बिल्स रिसीवेबल। बिल्स रिसीवेबल भी वही चीज होती है कि बिल बना के दे दिया, ये हमें फ्यूचर में हमारे पास पेमेंट इसकी हो जाएगी। स्टॉक भी हमारा एसेट होता है, कोई भी सामान हम खरीद के रख लें तो वो स्टॉक में रखा जाता है एडवांस में। दूसरा आता है आपका प्रीपेड एक्सपेंस। आपने किसी भी शॉपकीपर को एडवांस में कोई चीज, एडवांस में पैसे दे दिए, आप उसको बोल दो कि आगे लगा लेना, तो अब क्या हो गया, जो आपने पैसे उसको दे दिए हैं वो आपके पैसे के उस शॉपकीपर के लिए बन गई लाइबिलिटी, और आपके लिए बन गया एसेट, क्योंकि आपको आगे जाके कोई पैसा उसको नहीं देना। तो ये वाली जितने भी आइटम्स लिखे हैं मैंने, ये करंट एसेट्स में आएंगी, ठीक है। तो अब देखो करंट लाइबिलिटी कौन सी होती है, करंट करंट लाइबिलिटी। बेटे करंट लाइबिलिटी में हमारे आ जाते हैं क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल्स, बिल्स पेबल, बिल्स पेबल में ट्रेड पेबल भी आ सकता है। बिल्स पेबल के बाद आ जाएगा तुम्हारा इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव इन एडवांस, इनकम रिसीव इन एडवांस। क्रेडिटर बेटे वो चीज हो जाती है कि जैसे हमने कोई भी सामान उधार खरीदा है किसी भी शॉप से, तो वो शॉपकीपर हमारे लिए क्रेडिटर बन गया, मतलब लेनदार। इन फ्यूचर वो हमसे पैसे लेगा, तो वो हमारा क्रेडिटर है, करंट लाइबिलिटी। किसी भी शॉपकीपर से कोई भी सामान उधार खरीदते हो तो ऐसा तो बोलते नहीं हो कि 2-3 साल में चुकाऊंगा उधार, ऐसा बोलते हो कि भैया 6 महीने 3 महीने में मैं तुम्हारा हिसाब चुकता कर दूंगा। ऐसे ही बिल्स पेबल होते हैं, इनकम रिसीव इन एडवांस। अब एक बात बताओ, मैं किसी भी बंदे से कुछ पैसे एडवांस ले लूं, या मैं अपनी कोई कार बेच रहा हूँ, एक कोई बंदा आता है मेरे पास, वो बोलता है कि मेरा एडवांस रखो और ये गाड़ी अब मेरी हो गई, कुछ पैसे मुझे वो टोकन मनी दे गया, तो अब ये मेरी लाइबिलिटी बन गई कि मैं उस गाड़ी को किसी और को नहीं बेच सकता, क्योंकि दूसरे बंदे ने मुझे, इनकम रिसीव इन एडवांस का मतलब होता है दूसरे बंदे ने मुझे एडवांस में पैसे दे दिए कि ये गाड़ी अब मेरी हो गई, तुम इस गाड़ी को किसी और को नहीं बेचोगे, ठीक है। ये करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी किस में आते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आते हैं। बेटे ये दो एक्टिविटी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझेंगे अच्छे से, ठीक है। अभी मैं इसके बाद आपको पढ़ाऊंगा कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ठीक है। पहले इतने को नोट कर लो आप। कैश फ्लो को क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए हमें बोर्ड में जो क्वेश्चन मिलता है वो हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया रहता है, हमें कैलकुलेशन करनी होती है, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमें एग्जाम में कैलकुलेशन करनी होती है, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स की। नाम से ही पता चल रहा है कि हमें अपनी प्रॉफिट कैलकुलेट करनी है कब, बिफोर टैक्स। मैंने टैक्स पे करने से पहले कितनी आमदनी करी। फॉर एग्जांपल मैंने 2024 में इनकम जनरेट करी है, मैंने 2,40,000 की, ठीक है। इसमें से मैंने लेस टैक्स पे कर दिया 40,000 का, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ब्रैकेट में टैक्स पेड, मैंने टैक्स पे कर दिया है, ठीक है। इसके बाद जो मुझे प्रॉफिट बच रहा है ये 2 लाख का, इसको हम बोलते हैं बेटे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसको हम बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बेसिकली हमें ये तो हमारे पास हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा, हमें क्वेश्चन में दिया रहेगा, गिवन इन द क्वेश्चन। जब भी बोर्ड में क्वेश्चन आता है तो हमें प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया रहेगा और हमें कैलकुलेट क्या करना रहेगा, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। देखो जब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कैलकुलेशन कर रहे हैं तो टैक्स को माइनस कर रहे हैं, तो लेकिन जब हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन करेंगे, बिफोर टैक्स मतलब टैक्स जब ना देने से पहले हमने कितनी आमदनी करी, अगर हम टैक्स ना देते तो हमारा प्रॉफिट कितना था, तो हम यहाँ वही चीज उल्टी कर देंगे, जहां ये माइनस कर रहे थे वहां इसको प्लस करेंगे, ठीक है। बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन में ये हो जाता है। तो देखो मैं क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये चीजें हमें इसमें जोड़नी है बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन में। जैसे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, इसमें क्या क्या जोड़ना है वो बताता हूँ मैं। पहले नंबर पे आएगा बेटे जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या चीज होती है, किसी भी चीज की अनसर्टेनिटी के लिए बिजनेस कुछ पैसा बचा के रखता है,
उसको हम जनरल लेजर बोल देते हैं। जनरल लेजर के बाद क्या आता है, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, जो भी प्रोविजन बनाया गया टैक्स मेड के लिए वो जोड़ेंगे इसमें। ठीक, और क्या जोड़ेंगे इसमें, और इसमें हम जोड़ेंगे प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड, प्रपोज्ड डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, प्रपोज्ड डिविडेंड फॉर द प्रीवियस ईयर, फॉर द प्रीवियस ईयर, वो जोड़ देंगे इसमें। प्रीवियस ईयर का जोड़ेंगे, करंट ईयर का नहीं जोड़ेंगे, प्रीवियस ईयर का जोड़ेंगे। ठीक है, और यहाँ पे और क्या जोड़ेंगे, एड इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड बेटे इसमें हम जोड़ेंगे करंट ईयर का, इंटरिम डिविडेंड फॉर द, या फॉर ड्यूरिंग द ईयर भी बोल सकते हो या करंट ईयर भी बोल सकते हो। ठीक है, ड्यूरिंग द ईयर जो भी हमें इंटरिम डिविडेंड मिलेगा उसको भी हम यहाँ जोड़ देंगे। ठीक है, ये वाले जितने भी आइटम थे ये हमें जोड़ने हैं, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड और तुम्हारा जनरल लेजर, ये सब जोड़ के हमारे पास क्या आ जाएगा मेरे भाई, ये सब जोड़ के हमारे पास जो भी फिगर आएगी उसको यहाँ हम लिख देंगे। ठीक है, अब ऐड का तो हमें पता कर लिया कि क्या क्या ऐड करना है, हमें लेस में भी तो कुछ करना पड़ेगा। लेस में हमें एक चीज करनी पड़ेगी, रिफंड ऑफ, लेस रिफंड ऑफ टैक्स। कभी कभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हमारे जैसे हम टैक्स पे करते हैं ना, जब हम टैक्स पे करते हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या करता है, टैक्स रिबेट दे देता है, टैक्स की रिबेट, रिबेट मतलब छूट दे देता है। तो जब कोई छूट मिल गई तो यहाँ पे हम उस छूट को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। प्लस वाले आइटम ये रहे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, माइनस वाले आइटम ये रहे। तो क्या करना है, इसको माइनस करने के बाद जो आपका आंसर आ जाएगा उसको बोलते हैं बेटे हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, क्वेश्चन आपको यहां से शुरू करना होता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी का। ऑपरेटिंग एक्टिविटी कोई बहुत बड़ी और या हार्ड एक्टिविटी नहीं है, थोड़ा सा क्या होगा इसमें आपको चीजों को याद करना पड़ेगा। आज मैंने आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स की कैलकुलेशन करना सिखाया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या क्या आता है वो सिखाया। अभी बेटे आज तो हमने ये वाला टॉपिक किया है प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने का। कल को जो हम टॉपिक करेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही पार्ट है, ये पहला पार्ट होता है प्रॉफिट आप बिफोर टैक्स कैलकुलेट करने का। दूसरा पार्ट होगा बेटे हमारा कल नॉन कैश आइटम, नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग आइटम का। कल हमारा कौन सा पार्ट है, नॉन कैश आइटम और नॉन ऑपरेटिंग आइटम सीखेंगे हम कल कौन कौन से होते हैं। ठीक है, कल को ये वाला टॉपिक सीखेंगे। आज हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी का पहला पार्ट सीखा, दूसरा ये है। ये हमें ये वाला पोर्शन हमें बाद में करना है, ये मैंने आपको ओवरव्यू दिया है, लेकिन जो क्वेश्चन स्टार्ट होता है वो प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट होता है। ठीक है, प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट होगा, उसके जस्ट बाद आएगा नॉन कैश आइटम कौन कौन से होते हैं, ऐड कौन से होंगे, लेस कौन से होंगे। ठीक है, इस चैप्टर को बेटे थोड़ा हम टुकड़ों में कंप्लीट करेंगे, एक ही वीडियो में सब कुछ नहीं रखते वरना कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, इसमें जो चीज ना समझ में आए मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। ठीक है, थैंक यू।